हेलो एवरीवन। आइंस्टाइन ने जब अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रपोज किया था तो कई सारे साइंटिस्ट ने उस वक्त इस थ्योरी का अपोज किया था। इस बैकलैश के कई कारण थे। टाइम डायलेशन जैसी जो थ्योरीज थी वो उस वक्त के लिए काफ़ी नई थी और कई लोगों के लिए इन थ्योरीज को समझ पाना, अंडरस्टैंड कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और कई लोग इस थ्योरी को नहीं मानना चाहते थे क्योंकि आइंस्टाइन यहूदी थे और उस दौरान लोगों का यहूदियों के प्रति नज़रिया कुछ खास अच्छा था नहीं। और साथ ही साथ आइंस्टाइन साइंस की दुनिया में कोई बड़ा नाम भी नहीं थे। उस वक्त के लोगों के लिए वो महज एक पेटेंट ऑफिस में काम करने वाले क्लर्क थे। और ऐसे कोई एक दिन उठ के फादर ऑफ फिजिक्स सर आइजैक न्यूटन की थ्योरीज को चैलेंज करेगा तो विरोध होना तो लाजमी है। आइंस्टाइन भी अपनी इस थ्योरी से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिर्फ तभी काम करती थी जब ऑब्जर्वर रेस्ट में हो या फिर एक कांस्टेंट मोशन में हो। वहीं पे अगर ग्रेविटी को अकाउंट में लिया जाए या फिर ऑब्जर्वर एक्सेलरेशन में हो तो स्पेशल थ्योरी वहाँ पे काम नहीं करती। और जब हम बात कर रहे हैं आइंस्टाइन की तो वो अपने काम को ऐसे अधूरा छोड़ने वालों में से तो बिल्कुल नहीं थे। एक बार जब वो अपने पेटेंट ऑफिस में काम कर रहे थे तो उन्होंने अपनी खिड़की के बाहर देखा कि एक आदमी सीढ़ी लगा के खिड़की साफ कर रहा है। और वहीं पे उन्होंने सोचा कि क्या हो अगर ये आदमी सीढ़ी से गिर जाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या होगा अगर वो आदमी उतनी ऊंचाई से नीचे गिरेगा तो बहुत से लोगों का जवाब होगा कि उसे चोट लगेगी, उसकी हड्डी भी टूट सकती है। पर आइंस्टाइन तो ये सोच ही नहीं रहे थे। असल में वो गिरने के बाद क्या होगा ये सोचने के बजाय ये सोच रहे थे कि जब वो गिर रहा होगा यानी हवा में होगा उस वक्त क्या होगा, उस ऑब्जर्वर को कैसा महसूस होगा। इसी थॉट एक्सपेरिमेंट से उन्हें अपनी थ्योरी कंप्लीट करने में मदद मिली और उन्होंने आगे जाके साल 1915 में पब्लिश की वो थ्योरी जो शायद ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे ज़्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी है, द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अगर हम आइंस्टाइन के थॉट एक्सपेरिमेंट पे वापस आए तो जब एक इंसान गिर रहा होता है तो उसके ऊपर केवल एक फोर्स एक्ट करता है, ग्रेविटेशन का, जिससे कि उसकी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। इस पूरे दौरान जमीन या फिर कोई भी और चीज उसके एक्सेलरेशन को अपोज नहीं कर रही होती है, जिससे कि उसे अपना वेट महसूस नहीं होता है। इसे फ्री फॉल या फिर वेटलेसनेस कहा जाता है। और इस दौरान इंसान वैसा ही महसूस करेगा जैसा कि वो स्पेस में महसूस करता है। अब अगर एक इंसान के वेट फील करने का कारण सिर्फ ये है कि अर्थ का क्रस्ट उसे ग्रेविटी के अगेंस्ट पुश कर रहा है, क्योंकि ग्रेविटी तो अभी भी उस पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का फोर्स तो लगा ही रही है। तो इमेजिन करो कि स्पेस में एक स्पेसक्राफ्ट जा रहा है जिसकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब अगर उस स्पेसशिप में एक इंसान को रख के उसका वेट मेजर किया जाए तो वो उतना ही होना चाहिए जितना अर्थ पे मेजर करने पे होगा, क्योंकि दोनों ही जगह उसके ऊपर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अगेंस्ट ही फोर्स लग रहा है। अब अगर उस इंसान को स्पेसक्राफ्ट में एक ऐसे कंपार्टमेंट में रखा जाए जो कि पूरी तरह से पैक्ड हो और उस इंसान को ये पता ना हो कि स्पेसशिप में है, तो उसके पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है ये प्रूफ करने का कि वो अर्थ पे है या फिर एक स्पेसशिप में। अब यहाँ से इस थॉट एक्सपेरिमेंट का एक मेजर पार्ट चालू होता है। आइंस्टाइन ने सोचा कि मान लो वो स्पेसशिप बहुत बड़ी है और उसके जो कंपार्टमेंट की दीवार है वो बहुत ही दूर पे है। अब उस इंसान के हाथ में एक टॉर्च दे दो और वो एक दीवार के पास खड़े होकर दूसरे दीवार पे टॉर्च शाइन करता है। तो अब क्योंकि वो स्पेसशिप पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन में है तो जो लाइट रे है वो लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगी। पर क्योंकि तब तक स्पेसशिप की वेलोसिटी चेंज हो चुकी होगी और वो अपने पाथ से मूव कर गया होगा, इसके वजह से स्पेसशिप के रिस्पेक्ट में लाइट स्ट्रेट मूव ना करके कर्व मूव करेगा और वो अपने एपरेंट पोजीशन से हल्की नीचे जाके साइन करेगी। अब अगर तुम यही काम अर्थ के ऊपर करते हो और एक टॉर्च लेके दूर दीवार पे साइन करते हो तो वो स्ट्रेट मूव होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो ना एक्सेलरेशन है और ना ही लाइट का कोई मास है। कॉमन सेंस तो यही कहता है कि वो स्ट्रेट मूव करेगा। पर प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है इक्विवेलेंस प्रिंसिपल की वजह से। इस प्रिंसिपल के हिसाब से दो डिफरेंट सिस्टम्स में अगर सारे फोर्सेस सेम हैं और सारे कंडीशंस भी सेम हैं तो अगर कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है तो दोनों ही सिस्टम में रिजल्ट सेम होना चाहिए। इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए अर्थ और स्पेसशिप में जो अभी कंडीशंस हैं वो सेम है। तो लाइट अगर स्पेसशिप में एक कर्व पाथ फॉलो कर रही है तो अर्थ पे भी उसे कर्व पाथ ही फॉलो करना होगा। पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि लाइट तो हमेशा स्ट्रेट ही मूव करती है और लाइट के जो पार्टिकल है फोटॉन्स, उसका कोई मास भी नहीं है कि ग्रेविटी उस पर एक्ट करे। तो ये कर्व पाथ का रीजन क्या है, क्योंकि लाइट तो हमेशा स्ट्रेट पाथ ही फॉलो करती है जो कि दो पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इस पे आइंस्टाइन ने सोचा कि क्योंकि लाइट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो हो सकता है कि अर्थ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक स्ट्रेट पाथ ना हो के कर्व पाथ हो, और इसी वजह से लाइट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में एक कर्व पाथ फॉलो करती है। पर ऐसा होने का मतलब है कि ग्रेविटी खुद स्पेस को बेंड करती है।
जनरल थ्योरी के हिसाब से ये पूरा यूनिवर्स स्पेस और टाइम से मिलकर बना है, जिसे कि स्पेस टाइम कहते हैं। और जब हम किसी मासिव ऑब्जेक्ट को स्पेस टाइम के मैस पे रखते हैं तो वहाँ पे स्पेस टाइम बेंड हो जाता है उस ऑब्जेक्ट के मास की वजह से, और यही चीज़ रीजन है ग्रेविटी के एक्ट करने का। देखो, जनरल रिलेटिविटी के पहले हम न्यूटन के फिजिक्स को फॉलो करते थे, और न्यूटन ने जो लॉज ऑफ ग्रेविटेशन दिए थे उसकी वजह से हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस को कैलकुलेट कर पाते थे। और केपलर ने लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन दिए थे, जो कि ये बताते थे कि प्लैनेट कैसे मूव करेंगे। बट न्यूटन या केपलर कोई भी ये बताने में सक्षम नहीं थे कि ग्रेविटी काम कैसे करती है, आखिर उसका रीजन क्या है। 4 फंडामेंटल फोर्सेस जो हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा बाकी सारे फोर्सेस किसी ना किसी सब एटॉमिक पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से होते हैं, और अकेला ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो कि बिना किसी पार्टिकल या वेव के एक्ट करता है। और जनरल रिलेटिविटी के पहले ये माना जाता था कि ग्रेविटी एक मिस्टीरियस फोर्स है जो कि स्पेस को एक मीडियम के रूप में यूज करके एक्ट करती है। पर जनरल रिलेटिविटी ने हमें बताया कि ऑब्जेक्ट अपने मास की वजह से स्पेस और टाइम को कर्व करते हैं, और जो कि रीजन है ग्रेविटी के एक्ट करने का। और जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा मासिव होगा उतना स्पेस टाइम को बेंड करेगा। और हिस्ट्री में पहली बार हमारे पास एक वैलिड रीजन था ये बताने का कि ग्रेविटी कैसे काम करती है। पर सिर्फ एक थ्योरी प्रपोज या पब्लिश कर देना ही काफ़ी नहीं है, उस थ्योरी के साथ एक वैलिड प्रूफ या ऑब्जर्वेशन भी होना चाहिए जो कि उस थ्योरी को एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड कर सके। और यहीं पे एंट्री होती है मर्क्यूरी की, जो सन के सबसे पास ऑर्बिट करता है। देखो, ये बात तो हमें पता है कि प्लैनेट सन को ऑर्बिट करते हैं, और वो ऑर्बिट एक सर्कल नहीं है, एक एलिप्स है जिसके एक फोकस में हमारा सन है। और सभी प्लैनेट्स का जो ऑर्बिट है वो हमेशा दूसरे प्लैनेट्स और सन के रिस्पेक्ट में फिक्स होता है। पर अकेला मर्क्यूरी ही है जिसका ऑर्बिट समय के साथ शिफ्ट होते रहता है। मानो ऐसा लगता है कि जैसे मर्क्यूरी का ऑर्बिट भी खुद सन को ऑर्बिट कर रहा हो। और न्यूटन या केपलर के जो भी लॉज या इक्वेशन थे वो मर्करी के इस मूवमेंट को, इस मिस्टीरियस मूवमेंट को एक्सप्लेन करने में केपेबल नहीं थे। पर जनरल रिलेटिविटी के इक्वेशंस इस मूवमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे। और इसी ऑब्जर्वेशन के साथ आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश कर दी। पर अभी भी कई साइंटिस्ट इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे कि स्पेस टाइम जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है या फिर उसे बेंड भी किया जा सकता है। और इस बात को, इस थ्योरी को वाइडली एक्सेप्ट होने में अभी भी 4 साल बाकी थे। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे मासिव ऑब्जेक्ट है सन, और अगर इस थ्योरी को प्रूव करना है तो उसका एक तरीका है कि स्टार्स से जो लाइट आ रही है उनको ऑब्जर्व किया जाए कि वो सन के ग्रेविटी में बेंड होती हैं या नहीं। पर दिक्कत यह है कि सन जब विजिबल होता है, यानी डे टाइम में, सनलाइट के सामने किसी भी स्टार के लाइट को ऑब्जर्व कर पाना लगभग नामुमकिन सा है। पर एक इवेंट है जब सन के प्रेजेंस में भी स्टारलाइट को ऑब्जर्व करना पॉसिबल है, और उस कॉस्मिक इवेंट का नाम है टोटल सोलर एक्लिप्स, जो कि मैच 4 साल बाद 1919 में होनी थी, वो भी पूरे 8 मिनट तक। और ये इस ऑब्जर्वेशन को कंडक्ट करने के लिए इनफ टाइम था। और 1919 में इस इवेंट के दौरान जब ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया कि एक स्टार जिसकी एक्चुअल पोजीशन को हमने नाइट में ऑब्जर्व किया था उसके हिसाब से उसे डे टाइम में सन के पीछे होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो अभी भी सन के साइड में विजिबल था, जिसका कि साफ मतलब था कि सन के प्रेजेंस में उस स्टार की जो लाइट है वो बेंड होकर हमारे पास आ रही है, तभी तो वो स्टार हमें विजिबल था। इसी ऑब्जर्वेशन के साथ प्रूफ हो गई द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और आइंस्टाइन का नाम साइंस की दुनिया के बड़े नामों में शुमार हो गया। इस पूरे टाइम हमने बात की स्पेस टाइम के मैथ्स की, पर अभी तक तो हमने सिर्फ यही समझा है कि कैसे ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में स्पेस बेंड हो जाता है और लाइट एक कर्व पाथ को फॉलो करती है। पर इस पूरे दौरान हमने टाइम की तो बात की ही नहीं। अगर ग्रेविटी स्पेस टाइम के मैथ्स को बेंड करती है तो क्या इसका मतलब ये है कि ग्रेविटी के प्रेजेंस में टाइम भी बेंड होता है? देखो, अगर लाइट को ग्रेविटी के प्रेजेंस में बेंड होकर जाना पड़ता है तो मान लो कि एक लाइट को एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक जाना है और लाइट स्पीड से उसे ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में x सेकंड लगते हैं। अब अगर उन दोनों प्लैनेट्स के बीच में एक तीसरा प्लैनेट आ जाए जिसके अराउंड लाइट को बेंड होकर जाना पड़े तो लाइट की स्पीड यहाँ पे चेंज नहीं हो सकती। ये बात मैंने स्पेशल रिलेटिविटी में बताया था कि लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट ही रहती है, और अगर लाइट की स्पीड को कांस्टेंट रहना है तो उसे टाइम अभी भी उतना ही लेना पड़ेगा जितना कि उस थर्ड प्लैनेट के एब्सेंस में लगता। ध्यान से समझो, उस थर्ड प्लैनेट के प्रेजेंस की वजह से जो एडिशनल कर्व डिस्टेंस लाइट को ट्रेवल करनी पड़ रही है वो भी उसे उतनी ही टाइम में कंप्लीट करनी पड़ेगी जितना कि अगर वो थर्ड प्लैनेट एब्सेंट होता और उसे सीधा जाना होता तो लगता। इस चीज़ को अगर पॉसिबल करना है तो उसके लिए लाइट जब ग्रेविटी के प्रेजेंस में कर्व डिस्टेंस फॉलो कर रहा होगा तो उस टाइम को स्लो होना पड़ेगा।
ताकि लाइट सेम टाइम में सेम स्पीड में एडिशनल कर्व डिस्टेंस भी ट्रेवल कर पाए। ये सिर्फ आज के दिन एक थ्योरी नहीं है, इसे प्रूफ भी कर लिया गया है। जैसा कि मैंने अपने स्पेशल रिलेटिविटी वाले थ्योरी में बताया था कि जीपीएस सैटेलाइट्स में जो टाइम मिसमैच होता है उसका एक मेजर कारण जनरल रिलेटिविटी और ग्रेविटी भी है। जैसे हाई स्पीड की वजह से जीपीएस सैटेलाइट्स के क्लॉक 7 माइक्रोसेकंड स्लो हो जाते हैं पर डे, वैसे ही लो ग्रेविटेशनल फील्ड में होने की वजह से जीपीएस सैटेलाइट्स के जो क्लॉक्स है वो 45 माइक्रोसेकंड फास्ट हो जाते हैं पर डे। तो इन दोनों को मिला के डेली का जीपीएस सैटेलाइट्स का जो क्लॉक है वो 38 माइक्रोसेकंड फास्टर हो जाते हैं। और इसलिए लॉन्च के टाइम में जीपीएस सैटेलाइट्स के जो क्लॉक है उनमें ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी जाती है कि डेली वो खुद ब खुद ही 38 माइक्रोसेकंड स्लो हो जाएं। जनरल रिलेटिविटी अभी पूरी नहीं हुई है। जैसे स्पेशल रिलेटिविटी में आइंस्टाइन्स इक्वेशन E=mc² था, वैसे ही जनरल रिलेटिविटी में आइंस्टाइन्स फील्ड इक्वेशन है, जिन्हें सॉल्व करके हमें कॉस्मोस के ऐसे रहस्यों के बारे में पता चला है जिसे आज तक कोई भी पूरी तरह से समझ नहीं सका है। और ये इक्वेशन किसी भी एंगल से सिंपल तो कतई नहीं है। ये टॉपिक इतना वास्ट है कि इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लगेगा, इसलिए इसकी बात हम इस सीरीज के 3rd पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए अगर आपने स्पेशल रिलेटिविटी वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक यहाँ कहीं आ रही होगी, उसे भी जरूर देखना। मैं मिलूंगा आपसे फील्ड इक्वेशन वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।